हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो गए? यहाँ पे ये मेरी पर्सनल चैनल है, आपको खुद को सब लोग को मालूम है, सीए हिरेंगेड़िया के नाम पे। यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था कि मैं एक एक सेक्शन बाद में मैं एक एक वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे एक एक सेक्शन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट के। ये वीडियोस बनाने का मेन पर्पस जो है, अपना सेक्शन देख रहे हो आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, जो है सेक्शन 149 जो चैप्टर्स नंबर 11 का है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स का। यहाँ से अपन एक जर्नी शुरू कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक एक सेक्शंस क्या कर रहे हैं डिटेल में पढ़ाएंगे विथ रूल। मतलब मैं टारगेट करूँगा कि भाई आपका सेक्शन के साथ रूल मर्ज ना हो, मतलब सेक्शन अलग रखूँगा और प्लस रूल को मैं क्या करूँगा, अलग पार्ट्स बनाऊँगा। नो डाउट मैं साइमल्टेनियसली या तो एक दिन छोड़ के रूल का पार्ट में दे दूंगा तुम लोग को, या तो फिर अगर लग रहा है कि वीडियो छोटा सा ही है, सेक्शन छोटा सा ही है, तो उसके अंदर ही मर्ज कर दूंगा रूल्स को। अदरवाइज सेक्शंस और रूल का क्या होगा, अलग अलग डिफरेंस बिटवीन होगा, डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149 के साथ। देखो, जिन बच्चे लोग सीएस कर रहे हैं, नॉट ओनली सीएस सीए भी कर रहे हैं, तो ये सेक्शन कहाँ ना कहाँ उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कहाँ ना कहाँ केस स्टडीज आएगा, या तो फिर उन लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। मेजोरिटी केस स्टडी आते हैं, 5 मार्क के लिए बात करूँ तो आने के चांसेस है। ये कोई पर्टिकुलर सीएस के लिए लेक्चर नहीं है, तो सीए के लेक्चर नहीं है, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर लेक्चर्स मैंने बना रहा हूँ। ये वाला पार्ट्स में आपको लिए क्या बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, सेक्शन 149 जो चैप्टर्स नंबर 11 दिया है कंपनीज एक्ट की बुक के अंदर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन नंबर 149, कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सेक्शन क्या बोलता है कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने जरूरी है। कितने होंगे, क्या होंगे, वो सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एवरी कंपनी मतलब सब कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही है। shall have a board of director consisting of the individual as a director and shall have a, यहां तक पहले मेन लाइन था, यहाँ पे जो था इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर बनी सकती नहीं है, या तो एलएलपी डायरेक्टर बन सकती नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्लियरली लोग ने वर्ड यूज किया है, इंडिविजुअल ही क्या बन सकती है, एज अ डायरेक्टर बन सकती है। तो ये हाईलाइट करना जैसा था। अभी क्या बोलता है, अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ द 1 पर्सन कंपनी। मतलब मिनिमम डायरेक्टर की लोग ने क्या किया, रिक्वायरमेंट डाली है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 फॉर पब्लिक कंपनी, 2 फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 1 फॉर द 1 पर्सन कंपनी। अगर मैक्सिमम की क्या दिया है, देखो मैक्सिमम का क्या दिया है, अब मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स क्या कर सकते हो, आप अपॉइंट कर सकते हो एक कंपनी के अंदर। देखो ध्यान से सुनना, सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सब। एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। सो सर 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो नहीं कर सकते, कर सकते। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट कंपनी में चाहे तो अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी चाहे तो मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते कंपनीज के अंदर, बट उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना है, पास करना है, और फॉर्म एमजीटी 14 क्या करना है, फाइल करना है। किसके पास, आरओसी के पास। समझ में आया? तो ध्यान में रखना है, एसआर रिजोल्यूशन चाहिए। एसआर का मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। अब आई होप तुम लोग को इतना प्रोफेशनल लेवल पे वीडियोस देख रहे हो, तो आई होप तुम लोग को क्लियर होगा स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। सर अभी ये वाला एज में बी प्रिस्क्राइब वर्ड आ जाता है, तभी आपको ध्यान में रखना है कि रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। डोंट वरी, रूल के बाद नेक्स्ट पार्ट में रूल्स पे बनेगा। 149 का जो भी रूल्स रहेंगे उसके अंदर अपन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगा। एज में बी प्रिस्क्राइब शेल हैव एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर। मतलब सच क्लास और क्लास ऑफ द कंपनी सर कहां पे लिखा रहेगा, वो आपके कहां पे लिखा रहेगा, रूल्स के अंदर लिखा रहेगा। डोंट वरी, जब रूल्स के वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर मैं डिटेल में एलोबरेट कर दूंगा। इस मोस्टली इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, और रूल पे फोकस करेगा अपन। सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 अभी क्या बोलता है, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट आने से पहले कोई भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, उनको ये कभी आपको इंप्लीमेंट करना है, ये सेक्शन को कभी इंप्लीमेंट कर देना। मतलब गवर्नमेंट ने सर्टेन टाइम दिया था कि आपको इतने दिन में, विद इन इतने मंथ में आपको क्या कर देना है, ये प्रोविजन को एडॉप्ट करना है आपकी कंपनीज के अंदर। And commencement of this act shall within a 1 year from the such commencement compliant with the requirement of the provision of the subsection 1। मतलब subsection 1 में जो भी लिखा है आपको, मतलब मिनिमम 3, मिनिमम 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, वो सब चीजें आपको 1 साल का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, एवरी कंपनी shall have एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who stay in India for a total period of not less than 182 days during the financial year।
यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक बंदा 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए इंडिया के अंदर, तो ही उसको रेसिडेंट डायरेक्टर मानेंगे। और एवरी कंपनी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब कंपनी को एटलीस्ट 1 डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है। मतलब सपोज कि बोर्ड के अंदर 3 डायरेक्टर है, तो उसमें से 3 में से 2 फॉरेनर है, परमानेंट फॉरेन में रह रहा है, तो एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब 3rd डायरेक्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, कंपल्सरी है एज पर द एक्ट। क्योंकि वर्ड देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, शैल लिखा है। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who has stay in India for total period of not less than 182 days। मतलब 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, तो ही उसको रेसिडेंट डायरेक्टर मानेंगे, अदरवाइज रेसिडेंट डायरेक्टर मानेंगे नहीं। वो भी कौन सा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं यूज किया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया। वंस अगेन 1 हाईलाइटेड पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, यही सब चीजें प्रोफेशनल एग्जाम में जज करते हैं। और केस स्टडी आ जाता है 5-5 मार्क के लिए। हम लोग एक ही सेक्शन, सबसेक्शन को उन लोगों ने क्या करते हैं, टारगेट करते हैं सबसेक्शन 3। और प्रोफेशनल की बात करूँ CS में 5-5 मार्क के केस स्टडी आते हैं। और ध्यान रखना है ड्यूरिंग द वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। देख नेक्स्ट क्या लिखा है, provided that in case of the newly incorporated company the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated। कॉमन सेंस है कि भाई कंपनी ड्यूरिंग द विच में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, तो रेसिडेंट डायरेक्टर वहां पे 182 डेज नहीं हो रहा है, तो उसको प्रोपोर्शनेटली, मतलब जितने मंथ के लिए था डिवाइड बाय 12 करके उन लोग प्रोपोर्शनेटली जितने डेज बनते हैं उतने डेज उसको क्या करना है, स्टे करना है किधर, इंडिया के अंदर। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग ही वर्ड क्या यूज हुआ है, एवरी कंपनी वर्ड यूज नहीं हुआ है, क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो यहां तक मैं स्टॉप कर रहा हूं, 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूं। क्या बोलता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे सपोज कि फॉर एग्जांपल 9 डायरेक्टर्स है, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट कर रहा हूं, उसमें से 1/3 करोगे तो 3 डायरेक्टर्स होते हैं। 3 डायरेक्टर्स आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर उससे पहले कंपनी कौन सी होनी चाहिए, आपकी लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। अगर सर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा नहीं, क्लियरली नहीं, ध्यान से सुनना कान खोल के। अगर सपोज कि मेरी प्राइवेट कंपनी है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा है कि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड मतलब साथ में आपको कंप्लाइन करना है। क्या कंप्लाइन करना है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, तो अभी ये किधर लिखा रहेगा, प्रिस्क्राइब वाला रूल्स के अंदर लिखा रहेगा, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ द एनी क्लास और क्लास ऑफ द पब्लिक कंपनी। मतलब देखो लिस्टेड कंपनी मतलब जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और उसके अलावा जो कंपनी पब्लिक कंपनी है, नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, वो पब्लिक कंपनी को भी एप्लीकेबल है प्रोविजन। बट वो कभी कैसे मालूम करेगा, क्या लिमिट्स है ना वाले सब, वो सब रूल्स के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन एनी फ्रैक्शन कंटेन इन अ सबसेक्शन 1/3 नंबर शेल बी राउंड अप एज अ 1। सपोज कि फॉर एग्जांपल अपने 1/3 किया और 2.3 आया फॉर एग्जांपल आंसर, तो राउंड ऑफ टू द आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है। मतलब आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की आ जाएगी, समझ आया। सपोज कि फॉर एग्जांपल 4.5 आया, अपन ने डिवाइड बाई किया 1/3 निकाला, तो 4.5 आया, तो आपको राउंड ऑफ क्या कर देना है, 5 कर देना है। क्लियरली बोला है, मतलब यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन आएगा राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 1 पे जाएगा। मतलब ये नहीं कि 2.3 आया तो मतलब 5 लेस देन 5 है तो 2 कर देंगे, मोर देन 5 है, 6 है, 7 है तो राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट पे लेके जाएंगे, नहीं। क्लियरली बोला जो भी फ्रैक्शन आएगा आपको राउंड ऑफ ही करना है उसको। ठीक है, चलो। Every company existing on or before the date of the commencement of this act shall within a 1 year from the such commencement or from the date of the notification of the rules in this regard as may be applicable complying with the requirement of the provision of the subsection 4। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स। अभी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एक शॉर्ट में डेफिनेशंस दिया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब बोलेगे किसको। देखो क्या लिखा है सबसेक्शन 6 में, क्या बोलता है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स, और डायरेक्टर पहला तो वो डायरेक्टर होना जरूरी है, अदर देन कौन सा डायरेक्टर के अलावा, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर के अलावा वो दूसरी पोजीशन होल्ड कर रहा है दूसरा डायरेक्टर, तो ही वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है सर, नहीं। नॉमिनी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है,
नहीं। होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं। मतलब ये 3 डायरेक्टर के अलावा आप इंडिपेंडेंट का क्या दे सकते हो, स्टेटस दे सकते हो। ये 3 को तो आप स्टेटस दे ही नहीं सकते, कौन सा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। क्लियर है माय पॉइंट? वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनी मींस और डायरेक्टर होना जरूरी है, वो भी कौन सा डायरेक्टर, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी नहीं होना चाहिए, वो होल टाइम WTD नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और एनडी नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी होना नहीं चाहिए। क्या लिखा है बाद में, वो इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड possess a relevant expertise and experience। ठीक है, मतलब उसको सर्टन एक्सपर्टाइज होना चाहिए बोर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है, बी पॉइंट बोलता है सबसेक्शन 6 के अंदर, उसका फर्स्ट पॉइंट है, वो इज और वाज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और इज होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। मतलब अगर वो बंदा प्रमोटर होगा या तो है, क्या लिखा है, वो इज मतलब है, और वाज प्रमोटर होगा तो वो नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो कैपेबल नहीं होगा। किस कैपेसिटी के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में कैपेबल होगा नहीं। अगर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना है तो ये प्रमोटर होना नहीं चाहिए, पास्ट में भी और करंटली भी। ठीक है, और क्या लिखा है, वो इज नॉट related to the promoter director in a company, its holding company, subsidiary company and associate company। मतलब अगर सपोज कि मेरी कंपनी में, तो मेरी कंपनी में ना तो उसके कोई रिलेटिव्स डायरेक्टर होने चाहिए, कुछ भी रिलेशन होना नहीं चाहिए, या तो मेरी कंपनी, अगर मेरी कंपनी हो सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, मेरी एक्स कंपनी इज होल्डिंग कंपनी, मेरी कोई ग्रुप कंपनी से वो सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उसमें भी कोई रिलेटिव्स उसके डायरेक्टर होने नहीं चाहिए। क्लियरली लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है सी, वो हैज और हैड नो प्रिकॉशनरी रिलेशनशिप, मतलब पैसे से रिलेटेड, अदर देन द रेम्यूनरेशन एज सच ए डायरेक्टर एंड हैविंग अ ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग द 10% ऑफ इट्स टोटल इनकम और सच अमाउंटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी और दे आर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है कि भाई कोई भी ऐसा डायरेक्टर है उसका, ये तो कोई भी रिलेटिव्स है जो रेम्यूनरेशन ले रहा है 10% से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी प्रीसीडिंग 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। तो आपको अगर बनना है डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये सब प्रोविजंस आपको क्या करनी है, नोट डाउन करके रखनी है कि भाई कोई भी प्रिकॉशनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए उसके, क्या तो रिलेटिव्स का, या तो उसका कोई रिलेटिव्स डायरेक्टर है, या तो प्रमोटर है, और या तो डायरेक्टर है तो रेम्यूनरेशन मोर देन 10% उठा रहा है, तो ये सब रिलेशन होने चाहिए नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, नॉमिनेटेड डायरेक्टर बन सकते हो, अदरवाइज बन सकते नहीं हो। नन ऑफ वूज रिलेटिव्स, मतलब या तो कोई उसका रिलेटिव इज होल्डिंग कंपनी और एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इज होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल, मतलब उसका कोई रिलेटिव्स भी कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करना नहीं चाहिए उसकी खुद की कंपनी में हो, या तो उसकी सब्सिडी कंपनी में, या तो उसकी क्या एसोसिएट कंपनी में। वो भी 2 साल का क्राइटेरिया दिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल, मतलब लास्ट 3 साल, अगर बॉटम ऑफ द लाइन देखते जाओ तो करंट फाइनेंशियल और लास्ट 2 साल तक ना तो उसका कोई रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करना नहीं चाहिए। प्रोवाइडेड दैट अ रिलेटिव में होल्ड, मतलब उन लोग ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि भाई रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी, कितना क्या सब चीजें, देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इन अ कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग द 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। मतलब इतना तक कर सकते हो, अगर इतना तक इसके अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके बाहर जाएगा तो आप नॉमिनेटेड डायरेक्टर, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट बोलता है इज एन इंडेपेंडेंट टू द कंपनी, इज होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी और दे आर प्रमोटर और डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ द एनी सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डोंट वरी, ये पूरा रूल में पड़ेंगे ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल, मतलब कोई भी लोन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेपेंडेंस ऑफ द एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी और द प्रमोटर और डायरेक्टर of the such holding company for such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding the financial year or during the current financial year। ये सब as may be prescribed, as may be prescribed लिखा है ना, वो कितना है, कितना परसेंटेज है, वो सब चीजें अपन रूल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एज एनी अदर प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशन विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग टू द 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन रिफर्स टू इन सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 जो ऊपर अपन ने पढ़ा है।
नेक्स्ट बोलता है वो नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, मतलब ना तो खुद ना तो खुद उसके रिलेटिव्स होल्ड और हैज हेल्ड पोजीशन ऑफ द केएमपी, मतलब ना तो उसके कोई ना तो खुद ना तो कोई उसके रिलेटिव केएमपी की पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए, और इज और हैज बीन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, अगर वो प्रमोटर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कोई कंपनी के अंदर XYZ कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसके लिए प्रपोज किया या तो एप्लीकेशंस दिया है फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो ना तो वो खुद या तो वो खुद के एम्प्लॉइज केएमपी के अंदर नहीं आने चाहिए। सर व्हाट यू मीन बाय केएमपी? की मैनेजर पर्सनल होता है, उसके अंदर आ जाते हैं CEO, CFO, MD, वो सब केएमपी के डेफिनेशन में आते हैं। या तो खुद या तो उसके रिलेटिव्स भी नहीं होने चाहिए केएमपी की डेफिनेशन में। और प्लस एम्प्लॉय की बात किया है यहाँ पे, या तो खुद या तो उसके एम्प्लॉइज अपने रिलेटिव्स एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए, वो भी 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो ही वो क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय, मतलब अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है थोड़ा कि अगर उसका रिलेटिव एम्प्लॉय है तो रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लोज शेल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सबसेक्शन 2 बोलता है इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और एज अ पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ a firm of the auditor or a company secretary in practice or cost auditor of the company or it is holding associate and subsidiary companies, any legal or consulting firm that has or had any transaction with the company is holding subsidiary and associate अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द सच फॉर्म। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब या तो वो कोई ऑडिटर होना चाहिए, या तो कोई फॉर्म के अंदर वो ऑडिटर होना नहीं होना चाहिए, या तो वो कोई लीगल कंसल्टेंट को हायर किया है XYZ प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोला, XYZ लिमिटेड के अंदर बोलो, या तो वो फॉर्म के अंदर कुछ लीगल कंसल्टेंट दे रहा है और जिसका टर्नओवर मोर देन 10% है अपने कंपनीज का, तो वो भी एलिजिबल होगा नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर केस स्टडी कहाँ बन जाएगा आपको खुद को नहीं मालूम गिरेगा। ठीक है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। होल्ड टुगेदर विथ इट्स रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी is a chief executive or director by whatever name called of any non-profit organization that receive the 25% of the more of its received from the company or any of its promoter, director or its holding subsidiary associate company or that hold 2% or more of the total voting power of the company। देखो यहाँ पे ऑफ द कंपनी आ रहा है ना, वो अपनी कंपनी की बात हो रही है, जहाँ पे मिस्टर एक्स को क्या करना है, अपॉइंट करना है एज अ नॉमिनेट डायरेक्टर। मतलब कि वो सपोज कोई एक ABC सेक्शन 8 कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, पर सपोज कि अपन कुछ उसको दे रहे हैं, रिसिप्ट दे रहे हैं, मतलब अपन डोनेशन दे रहे हैं, अगर वो 25% अपनी कंपनी का 25% से ज़्यादा है ग्रॉस टर्नओवर, तो भी आप क्या नहीं हो सकते हो, अपॉइंट नहीं हो सकते हो, अगर आप वो कंपनी के कुछ डायरेक्ट प्रमोटर हो तो भी। हु पजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, जो अपन देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है Subsection 7, every independent director shall have the first meeting of the board in which he is a participant as a director and thereafter, मतलब उसके बाद at a first meeting of the in every financial year or whatever there is any change in the circumstances which may affect the status as an independent director, give a declaration that meet the criteria of the independent director as provided in subsection 6। जो subsection 6 के अंदर जो भी क्राइटेरिया दिया है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, फुलफिल करके रखना है और डिक्लेरेशन साइन करके देना है एवरी कंपनी को। एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नॉमिनेट डायरेक्टर मींस क्या होता है। अभी नॉमिनेट डायरेक्टर क्या होता है, नॉमिनेट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ परसुएशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स or for any agreement or appointed by the government or any other person to represent his interest। जनरली नॉमिनेट डायरेक्टर बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या तो जनरली बॉडी कॉर्पोरेट ही क्या करती है, अपॉइंट करती है। सपोज कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट किया है सर्टन अमाउंट एक कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी के अंदर वो बॉडी कॉर्पोरेटर जा नहीं सकती, तो अपने बिहाफ में एक बंदे को हायर करेंगे और उसके बोर्ड पे क्या करेंगे, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, और डायरेक्टर को आप नॉमिनेट डायरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, इसकी सर्टन एक क्लोज दिया 161 में, इसकी प्रोविजंस दिया अपॉइंटमेंट की। जब ये आप पढ़ेंगे अपन डिटेल में, तभी आप डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। सबसेक्शन 8 बोलता है द कंपनी एंड इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4, जो शेड्यूल 4, जो भी शेड्यूल 4 के अंदर जो भी सब चीज़ें दिया है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, कंपनी को एज वेल एज डायरेक्टर को, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। सबसेक्शन 9 बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 197 एंड 198 जो रेम्यूनरेशन की बात करते हैं वो दोनों सेक्शन. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शंस और एनी may receive remuneration by way of the free fees provided under the subsection 5 of the section 197, reimbursement of the expenses for participant in the board and other meeting and profit related to commission as may be approved by the member, provided that if the company has no profit or its profit or inadequate profit, an independent director may receive the remuneration exclusion of the any fees payable under the subsection 5 subsection 197 accordance with the provision of the schedule 5. सबसेक्शन 10 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 152 जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, जो भी 152 पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे. सब्जेक्ट वो प्रोविजन को ध्यान में रखना है आप लोगों को. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ अप टू 5 ईयर. हाईलाइट करके रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, बट शेल बी एलिजिबल, मतलब वापस से सर अगले टर्म के लिए अपॉइंट होगा. यहाँ पे एक टर्म का मतलब होता है 5 साल, दूसरे टर्म के लिए भी एलिजिबल है. देखो यहाँ लिखा है बट शेल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑन द पासिंग ऑफ द, कौन सा रेजोल्यूशन आपको पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट. आपको ये इसका अपॉइंटमेंट का बोर्ड रिपोर्ट में, अपना जो बोर्ड रिपोर्ट जाता है एनुअल रिपोर्ट के साथ, उसके अंदर डिस्क्लोजर भी करना है कि इसका अपॉइंटमेंट. सबसेक्शन 11 बोलता है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 10, मतलब ऊपर वाले सेक्शन में बात कर रहे हैं. नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब 10 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता. कौन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 ईयर, मतलब 10 साल के बाद, 3 साल का क्या है कूलिंग पीरियड है, उसके बाद वापस से अपॉइंट हो सकता है. ऑफ सीजिंग ऑफ हिज बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देखो ध्यान में रखना, एक केस स्टडी आया था बीच में यहाँ पे कि मिस्टर एक्स का, उसको फर्स्ट एक टर्म के लिए अपॉइंट किया 5 साल के लिए, पर उसने 3 साल में ही उसको निकाल दिया, या तो उसने खुद ने रेजिग्नेशन ले लिया. बाद में वापस से 6 महीने के बाद उसको वापस से अपॉइंट किया, वापस से एक टर्म मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट किया, तो टोटल कितना होता है? 5 और 3 8 होता है. तो सर वापस से 2 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर एक बार एक टर्म के लिए अपॉइंट हो गया, मतलब वो डीम मान लेने का है आपको कि वो 5 साल के लिए अपॉइंट है ही. बिटवीन द ईयर, सपोज कि बिटवीन द टर्म अगर उसने रिजाइनेशन ले लिया तो कंपनी ने निकाल दिया, व्हाट्स एवर रीजन, जो भी रीजन के कारण हो गया, पर वो काउंट होगा 5 साल के लिए ही काउंट होगा उसको. भले उसके 5 साल 2 टर्म काउंट करते हैं, सपोज कि 8 साल हो रहा है, 7 साल हो रहा है, 6 साल हो रहा है, या तो फिर 9 साल हो रहा है, तो भी वो रिमेनिंग 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए अपॉइंट होगा नहीं. अदरवाइज वो 3 टर्म्स हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे 1 टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स होता है. तो ध्यान में रखना. ऑब्जेक्टिव एक बार केस स्टडी आया था 5 मार्क के लिए, CS के एग्जाम में ही था आई थिंक सो ये वाला. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ द 3 ईयर बी अपॉइंटेड इन द बी और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब वो 3 साल का जो कूलिंग पीरियड है उस भी साल में ना तो एसोसिएट होना चाहिए, कंपनी के कोई साथ रिलेशन होने ही नहीं चाहिए उसके. ठीक है, चलो explanation for the purpose of subsection 10 or 11. Any tenure of the independent director on the date of commencement of this act shall be counted as a term under the subsection. Subsection 12 बोलता है notwithstanding anything contained in this act, an independent director, second and a non-executive director not being a promoter or KMP shall be held liable only in respect of the such act of omission or commission by the company which had occurred with his knowledge and attributed through a board process and with his consent or convenience, or whether he had not been carried diligently. तब subsection 13 last section जो बोलता है the provision of the subsection 6 and 7 of the section 152 in respect of the retirement of the director by rotation shall not be applicable to the appointment of the independent director. ए भी केस स्टडी आया हुआ है, पूरा उन लोग सिनारियो, पूरा केस स्टडी ऐसा बनाएगा कि भाई अपने को लग रहा है कि भाई अपन का अपना माइंडसेट 152 में चलता है, बट अपन 152 को 149 से कनेक्ट करते ही नहीं है. 149 में क्लियरली लिखा है कि भाई जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, मैंने तुम लोग को अभी जब स्टार्ट बीच में बोला था कि भाई रोटेशन ऑफ डायरेक्टर वाला 152 एप्लीकेबल होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे क्लोज. तो जब भी 152 में रिटायर बाय रोटेशन की बारी आती है तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साइड में रखते हैं, मतलब उसको काउंट करते नहीं है रिटायरमेंट के केस के अंदर. तो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है सबसेक्शन 13 के अंदर कि द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 6 and 7 ऑफ द 152 in respect of the retirement of the director by rotation shall not be applicable to the appointment of the independent director. स्टार मार्क करके रखना अगर जो बच्चे लोग CS कर रहे हैं उन बच्चे लोग के लिए.
ठीक है। तो यहाँ पे जो 149 सेक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रूल्स भी पढ़ा दूंगा तुम लोग को तो बहुत हेडेक हो जाएगा भाई कि क्या पढ़ा रहे सर। तो रूल में क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में पूरा फोकस करके वुमेन्स डायरेक्टर के लिए कौन से क्लास ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या क्या परसेंटेज होल्ड कर सकते हो, उतने तक के अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो सब चीज़ें अपन रूल के अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो तब तक रूल का सेक्शन नहीं आता, तब तक क्या कीजिए, आप वेट कीजिए। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।